एवरीवन, दिस इज सोनी यादव, वेलकम्स यू इन विद्या हट। तो जैसा कि हमें पता है हमारे जो बोर्ड एग्जाम्स है वो कुछ ही टाइम रह गया हमारे बोर्ड एग्जाम्स में। तो विद्या हट की तरफ से विद्या हट की जो टीम है वो ये कोशिश कर रही है ताकि आपको जो रिजल्ट है बहुत से अच्छा आए। ठीक है, तो क्या है आज का जो लेक्चर होगा वो होगा एक वन स्लॉटेड वीडियो होगा जिसमें हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो आपका चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसको कवर अप करेंगे एक ही बार में, है ना, ताकि आप एक बार में वीडियो देखो, आपके सारे क्वेश्चन सारे कंसेप्ट एक बार में ही क्लियर हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है उस चैप्टर में देखते हैं टॉपिक क्या क्या है। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है वो है कोवेलेंट बॉन्डिंग। देखो सबको पता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्या है, इट इज ऑल अबाउट द कार्बन्स। ठीक है, और जो कार्बन जो होते हैं वो माइन्यूट पार्टिकल्स हर जगह प्रेजेंट है, चाहे फ्यूल हो, चाहे एलपीजी हो, वुड हो, पेपर हो। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जहाँ पे हमारे कार्बन्स प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो चैप्टर है वो क्या है, पूरा कार्बन्स के बारे में। और सबको पता है जो कार्बन है वो क्या है, एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, एक नॉन मेटल है। ठीक है, नॉन मेटल है। और साथ साथ में क्या है कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, हम जो चैप्टर पढ़ते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसमें जो पी ब्लॉक जो फैमिली होती है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, उसके ये 14th ग्रुप में आता है। ठीक है, तो क्या है कि ये जो बॉन्डिंग करता है कार्बन, उसकी बॉन्डिंग का नाम क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है। कार्बन जो बॉन्ड्स बनाता है वो कैसे बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसीलिए चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट होगा एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन। जैसा कि पता है कि जो कार्बन है उसके अंदर टेंडेंसी होती है लिंकिंग की। क्या होता है, अपने हाथ फैला लेना, ऐसा होता है ना। एक आप लोग एक गेम खेलते होगे जब छोटे होते हैं ना, छोटे ही हो आप लोग, तो ऐसे जो गेम खेलते हैं जो हम लोग हाथ पकड़ के सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, तो वो ऐसी चेन बनती जाती है, लिंकिंग होती जाती है। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर ये टेंडेंसी है लिंक करने की, खुद के साथ भी और जो दूसरे एलिमेंट हैं जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, हमारा नाइट्रोजन हो गया, उनके साथ लिंक करने की क्या है, टेंडेंसी रखता है। ठीक है, और बहुत सारे फॉर्म्स बनाता है, जैसे कि डायमंड हो गया इसका एक फॉर्म, ग्रेफाइट हो गया, फुलरेंस हो गया। तो ये तीन क्या है, इसके डिफरेंट एलोट्रोप्स हो गए हैं। ठीक है, तो वो देखेंगे हम। नेक्स्ट देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। सबको पता है कि ऑक्साइड कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, इन सबको छोड़ के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के, वो सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, ये भी देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पे जो वर्ड आया है हाइड्रो और एक वर्ड आया है कार्बन, इसका मतलब है इसमें दो एलिमेंट है, एक तो हो गया हमारा हाइड्रोजन और दूसरा हो गया हमारा कार्बन। मतलब कि ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनेंगे। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड्स बनते हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे हाइड्रोकार्बन्स हो जाते हैं। हाइड्रोकार्बन के अंदर हम लोग तीन टाइप के डिफरेंट एलिमेंट्स पढ़ते हैं, जैसे कि एल्कीन्स और एल्काइंस। तो ये तीन चीजें हम इसमें कवर अप करेंगे हाइड्रोकार्बन में। उसके बाद आते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बेसिकली हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो आपके 11th क्लास में मिलेगी आपको। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम ये देखते हैं कि जो कार्बन है वो ब्रांचेस कैसे बना रहा है, स्ट्रेट चेन कैसे बना रहा है, आखिरकार साइक्लिक कंपाउंड्स कैसे बना रहा है। ठीक है, तो वो देखेंगे आइसोमेरिज्म में। नेक्स्ट देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या क्या है। तो हमारे सिलेबस में जो फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं, जैसे कि अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, तो वो देखेंगे, उनके सिंबल्स क्या होते हैं वो देखेंगे। और लास्ट देखेंगे होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज क्या होता है कि CH2 का जो डिफरेंस होता है ना, अगर एक कार्बन एक एलिमेंट है, सपोज उसका CH2 फॉर्मूला है, तो CH2 उसमें और ऐड करोगे, फिर उसमें और ऐड करोगे, तो क्या होता है सीरीज बनती जाती है। और सीरीज में जो डिफरेंस होता है वो आता है CH2 का डिफरेंस आएगा। ठीक, तो वो जो सीरीज बनती है वो बेसिकली क्या होती है, हमारी होमोलोगस सीरीज। ठीक, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्टिव पार्ट कि चैप्टर में क्या क्या है। और ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, जो हम आगे देखेंगे चैप्टर में है। सबसे पहले देखते हैं कार्बन क्या है, समझेंगे कि कार्बन क्या है। तो कार्बन बेसिकली क्या है, एक केमिकल एलिमेंट है। ठीक है, कार्बन क्या एक केमिकल एलिमेंट है विद द सिंबल ऑफ C। कार्बन को किससे डिनोट करते हैं, C से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। एटॉमिक नंबर इज 6। किस ग्रुप का एलिमेंट है, 14th ग्रुप का एलिमेंट है, जो ये किस में आता है, P ब्लॉक में आता है। क्लियर चीज। तो कार्बन इज ए केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल C एंड एटॉमिक नंबर इज 6। एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 6 होगा। इट इज ए नॉन मेटेलिक एंड टेट्रावैलेंट।
टेट्रावैलेंट मतलब कि कितनी वैलेंसी होंगी, 4 वैलेंसी होंगे। इसका मतलब क्या है कि कार्बन के अंदर इतनी टेंडेंसी है कि वो 4 बॉन्ड बना सकता है बहुत आराम से, इसीलिए इसको बोला गया है टेट्रावैलेंट, मतलब कि हैविंग 4 वैलेंसीज। तो कार्बन क्या है, पहली बात तो नॉन मेटल है, दूसरी बात ये टेट्रावैलेंट है। It belongs to group 14 of the periodic table. Group 14 of the periodic table, 14 group 13 से लेके group 18 तक क्या होते हैं, हमारे p block के एलिमेंट होते हैं। 13 to 18 are p block elements. p block elements, ठीक है, p block elements है और ये 14th ग्रुप में आता है। तो 14th ग्रुप को एलिमेंट को और क्या बोलेंगे हम लोग, कार्बन फैमिली। क्या बोलते हैं, कार्बन फैमिली बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ग्रुप 15 में क्या आता है, नाइट्रोजन आता है, तो उसको नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। अब कार्बन फैमिली क्यों बोलते हैं ग्रुप 14 के एलिमेंट को, ये क्वेश्चन एक दिमाग में आता है कि डाउट आ सकता है कि हाँ इसको कार्बन फैमिली क्यों बोलते हैं। तो क्या होता है कि जो भी ग्रुप है उसका जो पहला जो एलिमेंट होता है, जैसे कि बोरोन फैमिली है, 13th ग्रुप है, उसका पहला एलिमेंट बोरोन हो गया। कार्बन फैमिली है, उसका पहला एलिमेंट कार्बन हो गया। नाइट्रोजन फैमिली का पहला एलिमेंट नाइट्रोजन हो गया। तो क्या होता है, जो पहला जो एलिमेंट होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। ऐसा होता है ना, घर में एक सबसे जो बड़े जो होता है, सबसे घर में सबसे जो बड़ा होता है एज में, वो क्या होता है, हमारा जो घर है उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। तो ऐसे क्या है, तो इस ग्रुप्स का मतलब ग्रुप 14 का रिप्रेजेंटेटिव क्या हो गया, हमारा कार्बन हो गया है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, कार्बन फैमिली रखा गया है। क्लियर है चीज। कार्बन इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन। अगर अर्थ की बात की जाए तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन का कंटेंट काफी अच्छा खासा है हमारी अर्थ पे। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद बेसिकली जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो क्या है, अर्थ पे कार्बन है, ठीक है। तो इट इज द थर्ड मोस्ट एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन एंड द हाइड्रोजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ, क्योंकि हर जगह ही प्रेजेंट होता है। फ्यूल हो गया, एलपीजी हो गया, हमारा वुड हो गया, कुछ कोई भी चीज हो गई, पेपर हो गया, और कोई भी जैसे कि मीथेन गैस हो गई, कोई भी गैस हो गई, तो उसमें क्या है, कार्बन एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। The existence of the life on the earth crust has only 0.02% of the carbon. अब अर्थ क्रस्ट की बात की जाए तो कितना परसेंट कार्बन है अर्थ क्रस्ट में, 0.02% of the carbon, which is present in the form of minerals, जो कि अर्थ क्रस्ट में किसके फॉर्म में प्रेजेंट है, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा की फॉर्म में हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है, ठीक। एंड द एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर में कितना है, 0.03% इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट की बात की जाए तो अर्थ में हमारा 0.02% ऑफ द कार्बन प्रेजेंट है। किस फॉर्म में प्रेजेंट है, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। और क्या है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, क्या होता है, हम लोग CO2 को एक्सपायर करते हैं, ठीक है। जो बाहर हम लोग जो निकालते हैं और अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, बाहर निकालते हैं वो CO2 हो गया। तो CO2 का जो अमाउंट है वो है 0.03%, ठीक है। कितने मतलब कि कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर में CO2 की फॉर्म में प्रेजेंट है और 0.03% में प्रेजेंट है, ठीक। क्लियर है चीज। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। द बॉन्ड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब दो एलिमेंट की अगर बात करें, जैसे कि यहाँ दिखाया गया A एंड B, अगर दो एलिमेंट की बात करें, यहाँ दिखाया गया एलिमेंट A एंड B, ठीक है। यहाँ दिखाई A एंड B, यहाँ पे मैं बना के दिखाती हूँ, जैसे कि A और ये B है। तो क्या यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 5 एंड वाली 6 एलिमेंट है। तो कार्बन में भी कितने होते हैं, कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाए, जैसे कि एटॉमिक नंबर 6 है, तो K और L शेल हो गई, तो पहली शेल में 2 और बाहर वाली शेल में 4, तो 2,4 कितने हो गए, 2,4 हो गए, ठीक है। तो 2,4 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसमें देखेंगे तो इसमें भी 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेगा, ये स्टेबल होना चाहेगा, तो इसका ऑक्टेट तो अभी कंप्लीट है नहीं, तो और दूसरा एलिमेंट है उससे क्या करेगा, ये क्या करेगा, एलिमेंट मारेगा, इनके बीच में क्या होगी, शेयरिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शेयरिंग होगी। शेयर होने के बाद क्या करेंगे, ये बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। कोई भी चीज होती है अगर आपको अट्रैक्ट करे तो क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। ये जो बॉन्डिंग होगी इन दोनों के बीच में, ये जो बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे जो बॉन्डिंग दिखाई दे रही है, दिस बॉन्डिंग इज कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। और इतनी स्ट्रॉन्ग होती है बॉन्डिंग की, हटते नहीं, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, कोवलेंट बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, ठीक है।
तो ये एक एग्जांपल समझ में आ रहा होगा, ठीक। द बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग, इसमें क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है, शेयरिंग। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसका इसने इसको दिया, इसको इसने दिया, तो इनके बीच में क्या होगा, एक बॉन्डिंग बन जाती है। आप हाथों को इंटरलॉक करेंगे तो क्या होगा, बॉन्डिंग बन जाती है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन जाती है। तो ये जो बॉन्डिंग है बेसिकली ये समझ लीजिए ये क्या है, कोवलेंट बॉन्डिंग है, ठीक है। तो इनके बीच में यहाँ पे जो बॉन्डिंग दिख रही है आपको, ये दो एलिमेंट को मिला के एक जो बॉन्ड बन रहा है, दिस इज कोवलेंट बॉन्डिंग। तो द बॉन्ड विच आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर between in the atoms either the same or the different atoms are known as covalent bond। ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि दो डिफरेंट एलिमेंट हो सकता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन रहा हो सकता है कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा हो सकता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा हो। तो ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि जो एलिमेंट है वो सेम ही होने चाहिए, एलिमेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन जरूरी क्या है, उनके बीच में क्या होना चाहिए, शेयरिंग होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स की। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है इसका मतलब क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। और कौन सा बॉन्ड बनेगा, इन केस ऑफ कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। चीज एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, अभी मैंने बताया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,4। सेल्स ले लेते हैं K, L, तो K में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, और L में 4। इसका मतलब क्या है, इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट तो नहीं है, स्टेबल नहीं है। जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके लिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं। कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें कमी कितने इलेक्ट्रॉन्स की है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये क्या करेगा, thus there are 4 electrons in its outermost shell। जो L सेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो there are 4 electrons in its outermost shell and its octet can be completed by following 2 ways। अब दो तरीके हैं इसकी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दे या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है। ऐसा लेन देन होता है ना जो, उस तरीके से। तो इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सी। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा इसका मतलब इस पे जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा होंगे ना, एक्सेस में होंगे ना। अगर ज्यादा होंगे इसका मतलब C4 माइनस हो जाएगा, C4 माइनस होगा। जो माइनस लगता है इसको क्या बोलते हैं, एनाइंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एनाइन, ठीक है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो गए और क्या बना रहे हैं, एनाइन बना रहे हैं। लेकिन क्या है कि इसका एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस है। अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका पर्टिकुलर न्यूक्लियस है और इसके अराउंड होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर इतनी टेंडेंसी नहीं है कि वो 4 + 2 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, पकड़ के रख पाए, इतनी उसके अंदर क्या है, टेंडेंसी नहीं है। तो बट ए न्यूक्लियस हैविंग 6 प्रोटॉन्स इट वुड बी डिफिकल्ट टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, it will be difficult to hold 10 electrons, that is 4 extra electrons। तो बहुत डिफिकल्ट है न्यूक्लियस के लिए 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखना, ठीक है। तो ये पहला भी तो काम का नहीं निकला। नेक्स्ट देखते हैं, इट कुड लॉस 4 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, पहले क्या किया इसने, 4 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, अब क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इट कुड लॉस 4 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म C फ्लोस। अगर 4 दे देगा इसका मतलब 4 की तो कमी हो गई ना, जब कमी हो जाएगी इसका मतलब क्या है, C4+ बन जाएगा ना। C4+ बन रहा है इसका मतलब ये क्या हो गया, कैटाइन हो गया। क्या हो गया, कैटाइन हो गया। तो 4C4+ कैटाइन बट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है तो एनर्जी भी तो रिलीज हो रही है ना, जो उसकी एनर्जी है वो भी तो जा रही है। तो उसके लिए क्या है, बहुत ही हाई अमाउंट की एनर्जी रिक्वायर्ड होगी 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है। बट ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 4 electrons leaving behind a carbon cation with 6 proton in its nucleus, holding on just 2 electrons together, which is not possible। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, बच्चे कितने, सिर्फ 2, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता भी है कि कार्बन जो है वो C4+ या फिर C4- क्यों नहीं बनाता है। हमारी एनसीईआरटी साफ साफ पूछती है कि जो कार्बन होता है वो C4+ और C4- क्यों नहीं बना पाता है। तो ये रहे हमारे उसके आंसर्स, ठीक है। आई होप ये चीज आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं इसी साथ। अब क्या है कि इसका
एक बीमारी होती है, सब लोग देखते हैं कोई बीमारी होती है तो हम लोग सोचते हैं कि यार इसका कोई ना कोई इलाज तो होगा ना, ठीक है। अब C4+ नहीं बना पा रहा है, C4- नहीं बना पा रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ तो इलाज तो होगा ना। तो इलाज ये रहा, इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, in order to overcome this problem, कार्बन शेयर्स इट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन क्या कर रहा है कि जो दूसरा कार्बन है, सपोज कार्बन है, ये क्या करेगा, ये दूसरे कार्बन के साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, ठीक है। हो सकता है वो कार्बन भी हो सकता है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शेयरिंग हो, तो इनके बीच में क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। तो कार्बन शेयर्स इट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विद एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट्स, जैसे कि हमारा हो गया ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन, ठीक है। इनके साथ क्या कर सकता है, ये शेयरिंग कर सकता है। नेक्स्ट इज दिस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग्स टू आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एटम्स। अब देखो इनकी जो आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, सिर्फ वही वाले जो एटम्स होंगे क्या कर पाएंगे, शेयरिंग कर पाएंगे, ठीक है। And in this way both atoms attains the nearest noble gas configuration। ये तब तक शेयरिंग चलती रहेगी जब तक इनके पास क्या ना हो जाए, स्टेबिलिटी ना आ जाए, जब तक इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ना हो जाए, मतलब कि आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ना हो जाए, तब तक इनके बीच में क्या होती रहेगी, शेयरिंग, मतलब कि लेन देन चलता रहेगा, ठीक है। तो ये जो बॉन्डिंग होती है शेयरिंग की, दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज बेसिकली कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है, क्लियर है। अब क्या होता है, ये जो कंपाउंड्स जो कोवलेंट बनाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जो कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं, जो बनाते हैं, उन कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे, कोवलेंट कंपाउंड्स बोलेंगे, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, तो कार्बन कोवलेंट कंपाउंड्स आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है कि आखिरकार कोवलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली हमें 3 टाइप याद रखना है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मतलब कि सिर्फ एक बॉन्ड बनेगा, जैसे कि हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा, तो जो एक बॉन्ड बन रहा है दिस इज वन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। वही बात करें हम O2 की, तो ऑक्सीजन के बीच में 2 बनते हैं, इसका मतलब डबल कोवलेंट बॉन्ड। वही बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के बीच में 3 बनते हैं, इसका मतलब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो क्या है, जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है सिर्फ, मतलब कि एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन रहा है, एक ही बॉन्ड बन रहा है। तो जब एक ही बॉन्ड बनेगा तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। मैंने सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग हो रही है तो कौन सी बन रही है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। वहीं जब 2 पेयर की अगर शेयरिंग होगी तो बनेगा हमारा डबल कोवलेंट बॉन्ड, जैसे कि ये डबल कोवलेंट बॉन्ड, मतलब कि पेयर्स है, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि अगर एक बॉन्ड बन रहा है तो एक इसका और एक इसका, मतलब कि 2 को मिला के एक बन रहा है ना, तो अगर 2 है तो 2 में कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। वही अगर 3 अगर बॉन्ड बन रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 पेयर में कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। वही सिंगल पेयर में कितने हो गए, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक। आई होप ये क्लियर होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड द ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक। ये स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे मैंने फ्लोरीन लिया है, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन लिया है और यहाँ पे नाइट्रोजन लिया है। अब जो फ्लोरीन होता है वो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, F और F इस टाइप का। ऑक्सीजन क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, और नाइट्रोजन क्या बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। अब देखते हैं कैसे, इन्होंने क्या किया कि फ्लोरीन लिया। अब फ्लोरीन क्या हेलोजन फैमिली का है, मतलब कि कौन सी ग्रुप का है, 17th ग्रुप का एलिमेंट है, 17 ग्रुप का एलिमेंट है। इसका मतलब इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक। ऑक्सीजन फैमिली का मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक। वही बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो ये ग्रुप 15 एलिमेंट, ग्रुप 15 का ये एलिमेंट है, ग्रुप 15 का एलिमेंट है, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटरमोस्ट शेल में, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब इसके पास इंडिविजुअल कितने हैं, 7 हैं। देखते कैसे, यहाँ पे मैंने बनाया फ्लोरीन, कितने 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए, और एक ये 7,
ये अकेला रह गया, इसको भी तो पेयर चाहिए ना, इसको भी तो जोड़ीदार चाहिए, ये अकेला रह गया। अब क्या करते हैं, एक और फ्लोरीन लेते हैं, इसके पास भी कितने होंगे, 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक, अब क्या है कि ये भी अकेला है और ये भी अकेला है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो जब बॉन्डिंग होगी इन दोनों के बीच में तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये इधर, ये जो है वो एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लेगा और ये जो है इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अगर ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस तरीके का, और ये भाई इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस तरीके का। मतलब कि इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई है। और कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 एंड 2, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई है। इसका मतलब सिर्फ सिंगल पेयर की क्या हुई है, शेयरिंग हुई है, तो सिंगल पेयर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तो F सिंगल F। ठीक, आई होप इसका स्ट्रक्चर क्लियर होगा। बात करते हैं हमारे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन क्या है कि ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक, तो दूसरा ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6। अगर ऑक्सीजन इसके 2 ले ले तो ये 8 हो गए, मतलब कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और इसके भी अगर इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। ठीक है, जब शेयरिंग करेंगे तो ये जो है वो इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये जो है इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई, 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयर हो गई, मतलब कि 2 पेयर बने। इसका मतलब O डबल बॉन्ड O बन जाएगा। ऐसे उस केस में होगा, इसमें 3 पेयर की होगी और यहाँ बन जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक, आई होप ये क्लियर होगा कि सिंगल कैसे है, ये डबल कैसे है और ये ट्रिपल कैसे है। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है कि जैसे कि ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इन्होंने क्या किया, रिप्रेजेंट किया डॉट से। ऐसे दूसरा हाइड्रोजन है तो उसके पास भी कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। जब हाइड्रोजन मिल गए तो क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। मॉलिक्यूल बनाएंगे तो कौन सा मॉलिक्यूल हो गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया। इन दोनों के मिलने से क्या बन गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया है। ठीक है, देखते हैं, द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स ए पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग। मतलब कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1। ठीक, 1 है, मतलब स्टेबल होने के लिए इसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कम से कम। तो एक और के साथ पेयरिंग करेगा, तो हाइड्रोजन है, एक और के साथ पेयरिंग करेगा। एक हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएंगे, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, तो H और दूसरा भी H, इनके बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया है। ठीक है, ये जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स ए पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्टेट रूल। क्लियर है चीज। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। मैंने ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो इससे ही समझाया कि हाइड्रोजन के पास इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 1 होगा, तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी 1। तो इसके पास कितने हो गए, ये 1 हो गया, इसके पास भी 1, ये भी बेचारा सिंगल, ये भी बेचारा सिंगल, दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे और क्या बना हमारा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना। क्लियर चीज। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ CH4 मॉलिक्यूल। ठीक, CH4 इज मीथेन। बेसिकली CH4 क्या है, मीथेन है। अब देखो जब CH4 की बात करते हैं तो ये तो कार्बन है ना, तो कार्बन है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6, मतलब कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 हो गया। ठीक, वही बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन में क्या है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 1, और कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए। अब देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, लिख दिया हमने कार्बन बेचारा। ठीक, कार्बन लिख दिया। अब कितने हाइड्रोजन, सबसे पहले हाइड्रोजन लिखेंगे, कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, 4, तो 1 2 3 4। एक कार्बन को कितने हाइड्रोजन ने घेरा हुआ है, 4 हाइड्रोजन ने घेरा है। इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1, हाइड्रोजन के पास 1, इसके पास भी 1, इसके पास भी 1, इसके पास भी 1, लेकिन कार्बन के पास कितने हैं, 4, कार्बन के पास कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4।
ठीक है। अब क्या हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को भी इसका बॉन्ड चाहिए और कार्बन को भी इसका बॉन्ड चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसको भी चाहिए और इसको भी चाहिए। तो ये क्या करेगा, अपने हाथ फैलाएगा और कहेगा कि मुझे पकड़ लो, इस तरीके का। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बन गया बॉन्ड, ये बन गया बॉन्ड, ये बन गया बॉन्ड, ये बन गया बॉन्ड। इस टाइप का स्ट्रक्चर, दिस ये जो रिप्रेजेंट करने का जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल। ठीक, आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, पहले चीज तो याद रखेंगे, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, हम लोग आयनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं, तो आयनिक कंपाउंड्स बेसिकली जो होते हैं उनमें क्या है कि जो ऐसा बोलते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ऐसा क्यों? क्यों आयनिक कंपाउंड्स के केस में क्या होता है, आयंस बनते हैं। ठीक है, आयंस बनेंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अलग, प्रोटॉन अलग। ठीक है, तो आयंस बन रहे हैं, और जब आयंस बन रहे हैं तो मतलब वो टेंडेंसी होगी फ्लो करने की। तो मॉल्टेन स्टेट, एक चीज याद रखेंगे कि सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड कंडक्टर नहीं होते। जब वो मॉल्टेन स्टेट में होते हैं, मॉल्टेन स्टेट में होंगे तो ही वो कंडक्ट करेंगे, क्योंकि मॉल्टेन स्टेट में क्या होंगे, आइंस जो होते हैं वो फ्रीली मूवेबल होते हैं, आसानी से वो फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होंगे, कंडक्टिंग इन नेचर होंगे। वेयर एज जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, दे आर वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है चीज? कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी आयनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम होता है। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इनके बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है। ठीक है, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ड्यू टू स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इज कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि मैंने अभी बताया, आयनिक कंपाउंड्स क्यों कंडक्टिंग होते हैं, क्यों? क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, मॉल्टेन स्टेट में आयंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, और आयंस जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। वेयर एज कोवेलेंट कंपाउंड में क्या है कि जो ये आयंस तो बनाएंगे नहीं, जब आयंस नहीं बनाएंगे तो ये कंडक्टिंग इन नेचर भी नहीं होंगे। क्लियर चीज? तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गए। दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द एटम्स एंड नॉट चार्ज्ड पार्टिकल्स आर फॉर्म इन दीज कंपाउंड्स। तो इसमें क्या है, इसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं बनेगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स अलग नहीं होंगे, आयंस नहीं बनेंगे, इसीलिए क्या 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 होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। क्लियर है? कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो जनरली वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ भी सकता है। ये जो टेबल है आपके एनसीईआरटी में गिवन है, कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दे रखे हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सम कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ठीक है, सम कंपाउंड्स ऑफ कार्बन के दे रखे हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड, विनेगर देखा है, छिड़का देखा है सबने, तो विनेगर हो गया एसिटिक एसिड, इसका मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म सबको पता है, मूवीज वगैरह में यूज करते हैं बेहोश करने के लिए, होता है ना, एक्टर वगैरह चला रहे हो तो उसको पीछे से बेहोश करने के लिए जो यूज करते हैं, क्राइम पेट्रोल वगैरह में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है। इथेनॉल, अल्कोहल तो सबको पता है, जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक होता है सेहत के लिए, तो इथेनॉल हो गया। ठीक, नेक्स्ट इज मीथेन। मीथेन जो गैस होती है एक्चुअली में बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। ठीक है, हार्मफुल इसीलिए होती है क्योंकि मीथेन गैस स्टेबल कंपाउंड बनाता है हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ। मीथेन जो होती है बहुत ही पॉइजनस गैस होती है बेसिकली। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स है जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, एसिटिक एसिड का, क्लोरोफॉर्म का, इथेनॉल का और मीथेन का। नेक्स्ट इज एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन को समझने से पहले जरूरी है कि एलोट्रोप का मतलब जानना। ठीक, आखिरकार ये एलोट्रोपी क्या है? The phenomenon in which the element exists in two or more different physical states, मतलब कि एक ही एलिमेंट के कई कई प्रकार, कई कई टाइप्स, ठीक है, अलग अलग कंडीशन में कैसा एग्जिस्ट कर रहा है, वो होते हैं बेसिकली इसके एलोट्रोप्स। ठीक, तो एलोट्रोपी का मतलब क्या है कि ऐसी टेंडेंसी, किसी भी एलिमेंट की ऐसी टेंडेंसी कि जो वो अलग अलग स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है। ठीक है, तो the phenomenon in which the element exists two or more different physical state with similar chemical properties. इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है, सेम है।
with similar chemical properties are called allotrope. ठीक है, हमारे चैप्टर में बेसिकली कितने टाइप के एलोट्रॉप है कार्बन के? 3, डायमंड, ग्रेफाइट एंड द फुलरेंस, बकमिंस्टर फुलरेंस। ठीक है, तो डायमंड की बात करें तो हमें पता है कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है, वो शाइनिंग होता है, शाइनिंग इन नेचर होता है, ब्राइट होता है। ठीक है, और क्या होता है, जो मशीन्स होती है ना, रॉक वगैरह की जो ड्रिलिंग होती है उसमें भी हम लोग डायमंड का यूज करते हैं। जो ड्रिलिंग मशीन होती है उसकी टिप्स पे क्या करते हैं, डायमंड का यूज करते हैं, क्योंकि डायमंड जो है वो टफेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, टफेस्ट एलिमेंट है तो उसको तोड़ पाना बहुत ही ज्यादा मतलब ना के बराबर है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इन दिस कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर एटम। अब देखो ये जो डायमंड होता है वो एक ब्रांचिंग बनाता है, ऐसे करके ऐसे में गुच्छा बनाएगा। ब्रांचिंग जो है आप एक ऐसे पकड़ लो और ऐसे में लटक रहा है। ठीक है, तो कार्बन क्या है, वो भी कितने बना रहा है, 4 बनाएगा, मतलब कि एक है, 1 2 3 4, फिर ये है तो ये भी 4 बनाएगा, 1 2 3, फिर ये है तो ये भी, ऐसे करके क्या है, आप इसको पकड़ लो, ये 4 बनाते चले जाएंगे। ठीक है, इनकी जो ब्रांच है वो ऐसी फैलती चली जाएगी इस तरीके से। ठीक है, कितने हैं, 4 एटम्स की क्या हो रही है, शेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, 4 एटम करके, इसका मतलब ये क्या है, टेट्रावेलेंट है। क्या है, टेट्रावेलेंट है। तो 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन फॉर्मिंग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर बन रहा है। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस एंड इंसुलेटर। ये कंडक्टर बिल्कुल नहीं होता है। कंडक्टर क्यों नहीं होगा, क्योंकि आयंस नहीं है। तो क्या है, एक तो हार्डेस्ट सब्सटेंस है और दूसरी बात तो क्या है, इंसुलेटर है। इंसुलेटर, इट इज यूज्ड इन ड्रिलिंग रॉक्स, अभी बताया मैंने, ड्रिलिंग रॉक्स, कटिंग। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। सबको पसंद है हीरो का जो हार बनता है ना, तो डायमंड ज्वेलरी के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट वन इज ग्रेफाइट। अब क्या होता है, ग्रेफाइट जो होता है वो सॉफ्ट इन नेचर होता है, लुब्रिकेंट की तरह भी कभी कभी यूज होता है, मशीन्स वगैरह में शायद एक लुब्रिकेंट की तरह भी यूज होता है। In this, each carbon atom is bonded to 3 other carbon atom. इस केस में क्या होता है कि एक कार्बन एटम 3 अलग कार्बन एटम से होंगे। ठीक है, एंड कार्बन एटम्स, इट इज अ गुड कंडक्टर। डायमंड जो है वो एक इंसुलेटर है, जबकि जो ग्रेफाइट है वो क्या है, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट। मैंने बताया कुछ मशीन्स में ये पाउडर्ड फॉर्म में होता है, वो सॉफ्ट फॉर्म में होता है ग्रेफाइट, तो ये क्या हुआ, एक लुब्रिकेंट की तरह भी हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक, ये चीज याद रखेंगे कि गुड कंडक्टर होता है एंड इट कैन बी यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट आल्सो। ठीक, बकमिंस्टर फुलरेंस है वो एक नया एलोट्रॉप है, इसके बारे में कुछ खास नहीं पता है, हमें इतना पता है कि फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर शो करता है। बकमिंस्टर फुलरेंस जो एक एलोट्रॉप है जो कि फुटबॉल लाइक होता है, फुटबॉल सबने देखी है, तो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि 60 कार्बन्स को मिला के अगर आप एक फुटबॉल बनाओ तो फुलरेंस जैसे दिखेगी। ठीक है, वो गई हमारी बकमिंस्टर फुलरेंस। जैसे कि ये दिखाते हैं स्ट्रक्चर, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये दिस इज डायमंड, मतलब कि एक को पकड़ा, ठीक, एक ये कार्बन, ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ये कार्बन है, तो इससे कितने लिंक्ड है, 4 है। ठीक है, ऐसी फिर ये ब्रांचिंग बन गई है। तो अगर आप ऊपर से देखोगे तो एक 3D स्ट्रक्चर बनेगा, 3D मॉडल बनेगा। तो ये क्या है, ये कार्बन है सारे, ये जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं कार्बन है, और एक से कितने हैं, 3 कनेक्ट, 4 कनेक्टेड है, 1 2 3 4। एक कार्बन सेंटर वाला है, इससे कितने कनेक्टेड है, 4 कनेक्टेड है। तो ये क्या ऐसा हो गया स्ट्रक्चर, C। ये इस टाइप के जो स्ट्रक्चर बनते हैं ये होते हैं हमारे टेट्रावैलेंट। क्या होते हैं, टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर। इस टाइप का स्ट्रक्चर हो गया, फिर इससे आप फिर से जोड़ दो, 1 2 3, ठीक, फिर इससे जोड़ दो, फिर इससे जोड़ दो, तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनता जाएगा वो हो गया हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, टेट्रावैलेंट तो है ही, ऊपर से टेट्राहेड्रल भी हो सकते हैं। ठीक, अब देखो ग्रेफाइट की बात करेंगे तो एक लेयर, फिर एक लेयर, फिर एक लेयर, फिर उनके बीच में बॉन्ड, इनके बीच में बॉन्ड, इनके बीच में बॉन्ड, इनके बीच में बॉन्ड, फिर इनके बीच में बॉन्ड, फिर इनके बीच में बॉन्ड, फिर इनके बीच में बॉन्ड। ये जो बॉन्डिंग होती है यहाँ पे जो होती है ये बहुत ही वीक वंडरबॉल फोर्सेस लगती हैं। तो एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है, लेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, एक लेयर्ड स्ट्रक्चर, जैसे कि यहाँ पे एक कार्बन है वो कितने से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, एक कार्बन है 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो फुलरेंस में बात एक चीज अच्छी है कि इसमें जो है ये हेक्सागोनल रिंग्स
प्लस पेंटागोनल रिंग से मिलके बना होता है। ठीक, जो फुलनेस जो होता है हमारा उसमें हेक्सागोनल रिंग्स भी होती हैं और पेंटागोनल रिंग्स भी होती हैं। तो हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स को मिला के टोटल 60 कार्बन्स का बनेगा और एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, वो हो जाएगा हमारा बकमिंस्टर फुलनेस। ठीक, क्लियर ये चीज, तीनों इलेक्ट्रॉन क्लियर होंगे। नेक्स्ट चलेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, कि कार्बन जो है किस टाइप का वर्सेटाइल नेचर शो करता है। ठीक है, तो देखेंगे कार्बन जो है वो एक बहुत ही लार्ज नंबर में एग्जिस्ट करता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ सच ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ड्यू टू फॉलोइंग नेचर ऑफ कार्बन। अब वर्सेटाइल है, कुछ तो यूनिक चीजें होंगी इसके अंदर, जैसे कि पहली प्रॉपर्टी कैटिनेशन की, पहली प्रॉपर्टी कैटिनेशन की, दूसरी प्रॉपर्टी कि ये टेट्रावेलेंट होता है नेचर, मतलब कि 4 वैलेंसी शो करेगा, और चौथी है वो टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, मतलब कि सिंगल बॉन्ड भी बनाएगा, डबल बॉन्ड भी बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। ठीक है, तो ये जो टेंडेंसी है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को फॉर्म करने की, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, ये जो नेचर है, दिस काइंड ऑफ नेचर इज बेसिकली वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कैटिनेशन हो गया हमारा, टेट्रावेलेंट नेचर हो गया, एंड टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, क्लियर जी। अब एक एक करके समझते हैं कि कैटिनेशन क्या है। कैटिनेशन क्या होता है, बेसिकली आप कार्बन की चेन को बड़ा करते जाओ, सेल्फ लिंकिंग, एक कार्बन फिर एक कार्बन फिर एक कार्बन फिर एक कार्बन फिर एक कार्बन, तो कार्बन 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 मिलके क्या बना रहे हैं, चेन बना रहे हैं। ठीक है, चेन बना रहे हैं। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, मेनली कार्बन एटम्स, थ्रो कोवलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट ब्रांच्ड एंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइजेस आर कॉल्ड कैटिनेशन। तो कैटिनेशन जो है कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किससे रिलेटेड है, सेल्फ लिंकिंग से रिलेटेड है। एक कार्बन फिर एक कार्बन फिर एक कार्बन जो मिलके क्या बना रहे हैं, या तो एक स्ट्रेट चेन बना सकते हैं, या तो ब्रांच बना सकते हैं, या फिर रिंग्स बना सकते हैं। स्ट्रेट चेन जैसे कि एक कार्बन जुड़ता चला गया, दिस इज स्ट्रेट चेन। एक ब्रांच हो गया, एक दिस इज ब्रांच्ड। रिंग तो ये जो तीनों टाइप की जो प्रॉपर्टी है, दिस इज बेसिकली कैटिनेशन। ये स्ट्रेट हो गया, ये ब्रांच हो गया, ये हमारा रिंग हो गया, ये हो गया कैटिनेशन। दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू, अब कैटिनेशन शो क्यों करता है, क्योंकि इसका जो साइज है बहुत ज्यादा छोटा है। ठीक है, द साइज ऑफ द कार्बन एटम, स्मॉल साइज ऑफ द कार्बन एटम। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है वो बेसिकली कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन नेचर होती है। ठीक है, कार्बन कैन ऑल्सो फॉर्म स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड्स, जैसे कि डबल बॉन्ड भी बना सकता है, अभी मैंने बताया कार्बन कैन फॉर्म डबल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन कैन ऑल्सो फॉर्म स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल और ट्रिपल विद इटसेल्फ एंड विद द अदर एलिमेंट्स। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का अगर स्ट्रक्चर देखो तो CO2 हो गया। ठीक है, कार्बन तो CO फिर O। ठीक है, अब इसमें के बीच में डबल बॉन्ड आता है, इसका मतलब कार्बन जो है वो अपने साथ तो बना ही रहा है डबल बॉन्ड, लेकिन ये अदर एलिमेंट के साथ भी बना रहा है, तो ये चीज में बताई गई है। पहली चीज तो ये कैटिनेशन क्यों शो करता है, क्योंकि इसका साइज जो है बहुत ज्यादा स्मॉल है। उसके बाद जो कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्डिंग है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। कार्बन कैन फॉर्म स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड्स, जैसे कि डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, अपने साथ बना सकता है और किसी और एलिमेंट के साथ भी बना सकता है। ठीक है, अब ये है स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन, ठीक, यहाँ पे एग्जांपल दिया प्रोपेन। प्रोपेन जहां पे प्रोप आता है, मतलब कि कितने कार्बन, 3 कार्बन। कितने कार्बन, 3 कार्बन। जहां पे वर्ड प्रोप आता है उसमें कितने कार्बन, 3 कार्बन, 1 2 एंड 3। अब वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन लिया है, 1 2 3 4, 4 वैलेंसी हो गई, 1 2 3 4, 4 वैलेंसी, 1 2 3 एंड 4। तो वैलेंसी भी इसमें क्या है, पूरी सेटिस्फाइड है। ठीक है, ये ब्यूटेन लिया, जहां पे वर्ड ब्यूट आ जाए वहां पे कितने कार्बन, 4 कार्बन। तो ये क्या एक स्ट्रेट चेन बना रहे हैं, तो ये क्या होगा, स्ट्रेट चेन कार्बन कंपाउंड्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ब्रांच्ड चेन पर। ब्रांच चेन पे बात करेंगे तो क्या है कि 1 2 3, 1 2 3 और एक ये 4। ठीक है,
इसे कार्बन जुड़ा है, ये नेमिंग की है। अगर जैसे यहाँ से करते हैं तो 1 2 2 पे क्या लगा है CH3, क्या लगा है CH3। CH3 को हम लोग बोलते हैं मिथाइल, क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। तो 2 पे लगा है मिथाइल, तो यहाँ लिखेंगे 2 मिथाइल, क्या लिखेंगे 2 मिथाइल। और कितने कार्बन है 1 2 3, ये जो चेन बनी है इसमें कितने कार्बन है 3 कार्बन है, इसका मतलब प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक, वही बात करें इसकी तो इसमें 1 2 3 एक चेन ये हो गई, या फिर यहाँ से ले सकते हैं 1 2 3, तो दोनों साइड से क्या बन रही है सेम चेन बन रही है, तो मैं ये वाली चेन कंसीडर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे एक ये मिथाइल है और एक ये मिथाइल ग्रुप है, इसका मतलब 2,2, एक ये 2,2, 2,2 कितने मिथाइल है डाई, डाई इज 2, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रांच की, वो रिंग्स की। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसने क्या बना ली, ब्रांच बना ली है। और कितने हैं कार्बन 6 कार्बन है। जब 6 कार्बन आते हैं तो क्या लगाते हैं सफिक्स हेक्सा लगाते हैं। और ये क्या है साइक्लिक है, इसका मतलब साइक्लो। और क्या है एल्केन है तो साइक्लो हेक्सेन, तो क्या हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा, सेम वैसा है। क्लियर चीज समझ में आई, ब्रांच कैसे हुआ, रिंग कैसे हुआ। नेक्स्ट इज टेट्रावैलेंट। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी समझेंगे, टेट्रावैलेंट नेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन जो है कितनी वैलेंसी शो करता है 4 वैलेंसी। तो कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4, इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स। से कार्बन है तो एक तो ये बनाया 1 2 3 और 4, 4 हो गए 1 2 3 एंड 4 हो गए। ठीक है, इसका मतलब कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड आराम से बना सकता है। तो ये जो टेंडेंसी होती है 4 बॉन्ड बनाने वाली वो क्या हो गई टेट्रा वैलेंसी हो गई। ठीक है, तो कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4, इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और सम अदर हेटेरो एटम्स विद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एज वेल एज अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड या फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दे रखा है क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन क्या है कि 1 2 यहाँ लगा है क्लोरीन, 1 2 3 4 5 ये हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो कार्बन जो है वो एक बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, दूसरा बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, तीसरा इसके साथ बना रहा है, चौथा इसके साथ बना रहा है, मतलब कि 4 वैलेंसी बनाई। अब इस वाले कार्बन को देखते हैं, इस वाले कार्बन को, एक बॉन्ड ये, एक ये, एक ये और एक ये, तो 4 बॉन्ड हो गए। ठीक है, तो इसका नाम क्या है क्लोरो। जो भी ग्रुप लगाता है उसका नाम पहले लिखेंगे। तो क्लोरो 1 2 इज इथेन, तो क्लोरो इथेन हो गया। ठीक है, अब देखो इसने डबल बॉन्ड बनाए हैं ऑक्सीजन के साथ, इसका मतलब टेट्रा वैलेंसी जो है वो ये शो करती है कि जो कार्बन होता है वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, अपने साथ भी बना सकता है और किसी अदर एलिमेंट के साथ भी बना सकता है। ठीक, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, ये मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक, अब जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो कार्बन कंपाउंड्स ऑक्साइड्स को छोड़ के, ऑक्साइड्स कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट को छोड़ के, ठीक, जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्ट इट्स ऑक्साइड कार्बोनेट्स हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक, तो उस कार्बन कंपाउंड्स की जितने भी ऑक्साइड हैं, जितने भी कार्बोनेट्स हैं, जितने भी हाइड्रोजन कार्बोनेट के सॉल्ट्स हैं, अगर आप उनको साइड में रख दो, बाकी के बच्चे कुछ जितने भी हैं वो सारे क्या हो जाते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाएंगे। क्लियर चीज। अब देखो 1828 की बात है, 1828 की बात है, जर्मन केमिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिच होलर। क्या नाम था? फ्रेडरिच होलर। उन्होंने क्या किया था, ही एक्सीडेंटली प्रिपेयर्ड यूरिया। उन्होंने एक्सीडेंटली किसका फॉर्मेशन किया? यूरिया का फॉर्मेशन किया, जो कि बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी है, प्लांट्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1828 में एक जर्मन केमिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिच होलर, एक्सीडेंटली प्रिपेयर्ड यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट। किससे बनाया? अमोनियम साइनेट से बनाया। कैसे बनाया? ये जो है वो कोशिश कर रहे थे अमोनियम साइनेट को बनाने की। किससे? अमोनियम सल्फेट से। अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को इन्होंने क्या किया? मिक्स किया। इन्होंने ये सोचा कि क्या बन जाएगा? अमोनियम साइनेट बन जाएगा, लेकिन अमोनियम साइनेट ना बनने की जगह क्या बन गया? यूरिया बन गया। इसीलिए इसको बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी।
क्या बोलते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। In 1828, German chemist Friedrich Holler accidentally prepared urea, ठीक, from ammonium cyanide. When he was trying to prepare ammonium cyanide by heating ammonium sulfate and potassium cyanide, the synthesis of urea discarded the vital force theory. ठीक, क्लियर चीज। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब देखो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की जब बात करेंगे तो हाइड्रो, एक तो हाइड्रो आ गया और दूसरा क्या है, कार्बन्स। इसका मतलब हाइड्रोजन और कार्बन्स को मिला के, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, इनको मिला के क्या बन रहे हैं हमारे, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स जो किससे मिलके बनेंगे, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनेंगे, वो जो कंपाउंड्स होते हैं हमारे क्या होते हैं, बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जैसे कि CH4 मीथेन, CH4 में क्या आ रहा है, CH4 कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया। नेक्स्ट इज इथेन, C2H6, इथेन है C2H6, इसमें भी क्या आ रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट इथीन विच इज C2H4, इथाइन विच इज C2H2 एक्सेट्रा। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन आ जाए, वो जो कंपाउंड्स होते हैं हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन को बेसिकली क्लासिफाई किया है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखो जहां पर सैचुरेटेड आता है मतलब कि याद रख लो कि सिंगल बॉन्ड, कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अकेले ही रहेगा ये, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अगर बात करते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड की बात करेंगे तो ये जो है वो डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। ठीक, और बच्चे क्या हमारे एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक जैसे कि इस टाइप के स्ट्रक्चर होंगे, जैसे हमारी बेंजीन हो गई। ठीक, इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो होते हैं हमारे एरोमेटिक, डब्बा वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाए तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सिंगल बॉन्ड बनाए तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एल्केन्स की। किसकी बात करेंगे, एल्केन्स की बात करेंगे। एल्केन्स का जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2। एल्कीन्स जो है वो इसमें आते हैं अनसैचुरेटेड में, और क्या आते हैं, एल्काइंस। जो डबल बॉन्ड बनाए वो एल्कीन, जो ट्रिपल बॉन्ड बनाए वो एल्काइन। तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, वो हो गया हमारे एरोमेटिक। ठीक है, अब जो यहाँ पे जो N है ये है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ क्या है, एटम्स। जैसे कि मैं एल्काइन का एक एग्जांपल दूं, एल्काइन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। सपोज मैं मान दूं नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 1 हो गए, तो C1H2 × 1-2 क्या बचा, C1H0, मतलब कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब कि ऐसा कोई एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा एल्काइन में जिसमें नंबर ऑफ एटम्स 1 हो। अब N=2 रख के देखते हैं तो क्या होगा, C2H2 × 2-2, तो C2H4-2 बचा क्या, C2H2। C2H2 क्या होता है हमारा, इथाइन होता है। क्या होता है, इथाइन होता है। ठीक है, मतलब मिथाइन जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है एल्कीन्स में। ठीक है, फॉर्मूला CnH2n-2 इस तरीके से रखना है। यहाँ पे जो N है वो क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, क्लियर है चीज। जो सिंगल बॉन्ड बनाए वो सैचुरेटेड, जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाए वो अनसैचुरेटेड, और जो एरोमेटिक बनाए वो बेंजीन हो गया हमारा उसका एग्जांपल। अब बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि हमारे एल्केन्स की। ठीक है, एल्केन्स की बात करेंगे तो फॉर्मूला याद है CnH2n+2, CnH2n+2 जनरल फॉर्मूला है एल्केन्स का। एल्केन्स का दूसरा नाम भी होता है पैराफिन्स। क्या नाम होता है, पैराफिन। एल्केन का दूसरा नाम पैराफिन। In this, the carbon atoms are connected by a single bond. जहाँ पे भी सैचुरेटेड लिखे हैं मतलब कि कौन सा बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड। जैसे कि मीथेन, अब मीथेन कैसे आया समझते हैं। जैसे कि फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2। अब N=1 रख दें, सपोज एक एटम है तो C1H2 × 1+2 बचा क्या, CH2 × 2, 2 × 1 is 2 + 2 is 4,
CH4 मतलब कि मीथेन। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका जो सफिक्स है, इसका जो सफिक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, एन आ रहा है। अगर एक एटम के लिए है तो आप लिखेंगे मीथ, 2 एटम है तो लिखेंगे ईथ, 3 है तो प्रोप, ठीक है। जैसे कि एक एटम के लिए है तो मीथेन, ऐसे एल्काइन आ जाए तो मीथाइन, एल्कीन आए तो मीथीन, इस टाइप का आएगा, ठीक है ना। मिथाइल वैसे एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अगर बात करते हैं 2 एटम की, 2 एटम आ जाए तो फिर इथेन आ जाएगा, तो इथेन, फिर इथीन, इथाइन, ठीक है। प्रोप आ जाए तो प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ठीक है, इस टाइप का होगा। क्लियर चीज, दे आर आल्सो कॉल्ड एज पैराफिन्स, और ये कुछ उसके एग्जांपल्स हैं कि मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट चलेंगे अनसैचुरेटेड। जब बात अनसैचुरेटेड की करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। CnH2n होता है, जो N है वो क्या है, हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। N क्या है, हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल लिखा इथीन, इथीन क्यों बोला, क्योंकि कितने एटम्स हैं, 2 एटम है। अगर आप फॉर्मूले में CnH2n में अगर 2 रखेंगे, N = 2, तो क्या आएगा, C2H4, C2H4, 2 into 2 क्या हो गया, C2H4। इसका मतलब इथेन हो गया, 2 कार्बन मतलब कि इथीन, 2 कार्बन मतलब कि इथीन, ठीक है, 2 हो गया मतलब कि 1 2। कितने हाइड्रोजन है, 4, तो 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 and 4, 1 2 3। इसका मतलब वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है। वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए क्या करेंगे, एक और इसमें बॉन्ड बना देंगे। ये हो गया हमारा इथीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या है, प्रोपीन है। प्रोपीन की बात करते हैं तो कितने कार्बन, 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन प्रोपीन। अब देखो CnH2n फॉर्मूला था, तो C3H, 2 into 3 is 6, फॉर्मूला क्या हो गया, C3H6, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आएगा, 1 2 3 4, ये प्रोपेन आ गया है, ठीक है। प्रोपेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, C3H6 हो गया। अब लिखेंगे 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब देखो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है ना, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो वैलेंसी पहले क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये हो गया हमारा एल्कीन्स। एल्कीन्स में याद रखेंगे जो सफिक्स आएगा वो ईन आएगा, क्या आएगा, ईन। अब बात करते हैं एल्काइन की। एल्काइन की जब बात करते हैं तो क्या आएगा, सफिक्स जो है वो आइंस आएगा, क्या आएगा, आइंस। जैसे कि इथीन तो इथाइंस, प्रोपाइंस, ठीक है, ब्यूटाइंस, ठीक है। तो क्या आएगा, आइंस आएंगे, और इसके बीच में जो बॉन्ड आएगा वो क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है। सेम उस तरीके से हमें रखना है जिस तरीके से एल्केन में, उस तरीके से एल्कीन में, और सेम एल्काइन में। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2, ठीक। क्लियर है चीज। एल्कीन हाइड्रोकार्बन अच्छे से समझ लिया हमने, एल्केन समझ लिया, एल्कीन समझ लिया, और एल्काइन समझ लिया है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। जब इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ स्टेप्स को हमें फॉलो करना है, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड्स, ठीक। स्टेप्स क्या है, पहला स्टेप ये है कि आपको पहले कनेक्ट करना है कार्बन को। फर्स्ट कनेक्ट ऑल द कार्बन एटम्स टुगेदर विद अ सिंगल बॉन्ड। जैसे कि आप इथेन लो, ठीक है, इथेन ले लेते हैं तो क्या होगा, 2 कार्बन हो गए तो C पहले आप इनको ऐसे कनेक्ट कर लो, C, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, आफ्टर दैट यूज हाइड्रोजन एटम्स टू सेटिस्फाई रिमेनिंग वैलेंसीज। तो मैं मानती हूँ कि C2H6 हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 1 2 3 हाइड्रोजन हो गई ये, तो इनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई। 1 2 3 4 हो गई इसकी वैलेंसी, 1 2 3 4 हो गई इसकी वैलेंसी, तो वैलेंसी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। आफ्टर दैट यूज हाइड्रोजन एटम टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसीज ऑफ द कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ द नंबर्स आर अवेलेबल हाइड्रोजन एटम्स आर लेस, अगर लेस हो तो क्या करेंगे, बॉन्ड बना देते हैं, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। एग्जांपल्स देखते हैं इनके, एग्जांपल्स देखेंगे इनके। जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन लिया है, स्ट्रक्चर प्रोपेन की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या हो गया, C3H8, फॉर्मूला है CnH2n+2, उसमें रखेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन का फॉर्मूला आता है C3H8 आता है, ठीक है। अब पहला स्टेप क्या था कि कार्बन को लिंक कर लो पहले आप, तो 3 कार्बन है तो 1 2 3
लिंक कर लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या, हाइड्रोजन से इन्हें सेटिस्फाइड कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये कर दिया मैंने, ठीक है। ये हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है, ये हो गया। अब इनकी वैलेंसी देखेंगे तो 1 2 3 4 सेटिस्फाइड, 1 2 3 4 सेटिस्फाइड, 1 2 3 4 सेटिस्फाइड। इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा स्ट्रक्चर हो गया प्रोपेन का। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करना है, बस ये जो बॉन्ड है, ये जो हमने बॉन्ड बना रखा है, इसको क्या करना है आपको, इसे हटा के बस यहाँ पे जो है डॉट स्ट्रक्चर दिखाने हैं ऐसे, और इसको जोड़ देना है। यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर दिखाने हैं और इसको जोड़ देना है, यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर दिखाने हैं और इसको जोड़ देना है, ठीक। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर चीज, ये हो गई प्रोपेन की बात। स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, अब इथीन की बात करते हैं तो इथीन आया है, मतलब फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n, ठीक है। कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो CnH2 4 हो गया। अब पहला स्टेप क्या था कि कार्बन कार्बन को लिखना है, तो C लिख दिया। उसके बाद हाइड्रोजन को लिखना है, तो 1 2 3 4 लिख दिया। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन, ठीक। लेकिन इसके पास 3 बॉन्ड है, 1 2 3, इसके पास भी 3 बॉन्ड है, 1 2 3, तो क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड बना लेगा बीच में। अब कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4, इसके भी कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारे इथीन का। ऐसे आपको सारे स्ट्रक्चर बनाने हैं। बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे में। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वैसे गिवन है, देखेंगे। कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसे कंपाउंड्स इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है, इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला एंड प्रॉपर्टीज आर नोन एज आइसोमर्स, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेम होता है, लेकिन इनके जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है और जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो क्या हो जाए, उसके आइसोमर्स हो जाते हैं। एंड दिस, और यही जो फिनोमेना है इसको क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कैसा हो, सेम हो, और क्या हो, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो और प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हो। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 होते हैं आइसोमर्स, जैसे कि हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, ठीक है। तो क्या है कि ये है तो हाइड्रोजन की फॉर्म, लेकिन क्या है, इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो तो सेम है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो अलग है, इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो अलग है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलेंगे आइसोमेरिज्म, और ये फिनोमेना हो गया हमारा आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ब्यूटेन का एग्जांपल दिया है। अब देखो ब्यूटेन में 1 2 3 और 4 होते हैं, 4 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10, ठीक है। तो क्या होगा, C4H10। अब क्या हुआ कि ये 4 कार्बन थे, तो क्या हुआ, एक कार्बन को उठा के मैंने ब्रांच बना दी उसकी, मतलब कि 1 2 3 और एक कार्बन को यहाँ लिख दिया, है तो ये 4 ही ना, 1 2 3 एंड 4, मतलब कि इसमें भी 4 थे, तो हमने क्या किया, एक को बस ब्रांच लटका दिया है, ब्रांचिंग के फॉर्म में कर दिया है। तो इस टाइप के जो होते हैं इसको बोलते हैं आइसो, क्या बोलेंगे, आइसो। और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ठीक है। तो ये इनका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे तो दोनों का सेम आएगा, लेकिन स्ट्रक्चरली दिखने में तो ये अलग अलग है ना, दिखने में जो चीज अलग अलग दिख रही है, ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन प्रॉपर्टीज इनकी अलग अलग है। इसका मतलब ये क्या हो गए, एक दूसरे के आइसोमर्स हो गए। क्लियर चीज। अब बात करते हैं आइसोमर्स ऑफ पेंटेन की। पेंटेन की बात करते हैं। जब पेंटेन, जैसे मैंने एग्जांपल बताया ब्यूटेन का, सेम एग्जांपल पेंटेन का। पेंटेन में कितने कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन है, जैसे कि 1 2 3 4 एंड 5। आप कोई भी एक कार्बन निकाल के इसको यहाँ लटका दो, तो इसमें भी कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला दोनों का अलग है। सेम हेक्सेन के केस में 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 है, एक को उठाया, यहाँ पर ये एक ये बना दिया। अब इसमें क्या आप 2 उठा सकते हो तो 2 लगा दिए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक ही हटाओ,
तो ये पेंटेन हो गया। तो ये स्टेप क्या है कि इनका का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे तो तीनों का सेम आएगा, लेकिन दिखने में तो ये अलग अलग है। तो दिखने में अलग अलग है लेकिन मॉलिक्यूलरली क्या है, सेम है। तो इस टाइप की जो फिनोमेना है इसको बोलेंगे आइसोमेरिज्म। ठीक है, आई होप एग्जांपल सारे क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि अगर जैसे कि ऑक्सीजन है, जैसे कि मैं कोई कंपाउंड लेती हूँ ROH, अल्कोहल लिया है मैंने, ठीक है, ROH लिया है, तो यहाँ पे ये जो OH है वो इसकी R की आइडेंटिटी है। जो OH है वो R को डिफाइन कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ग्रुप्स विच कंपाउंड विद ए कार्बन चेन एंड डिसाइड इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। तो R की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही होंगी, OH के अकॉर्डिंग चेंज हो रही होंगी। OH जो है वो एक क्या है, फंक्शनल ग्रुप है जो है अल्कोहल, क्या है, अल्कोहल है। ठीक है, तो OH के लगने की वजह से R की जो प्रॉपर्टीज थी, जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी, वो क्या हो गई, चेंज हो गई हैं। तो जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो R की OH के अकॉर्डिंग डिसाइड हुई हैं। तो ये क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो ग्रुप विच कंबाइंड विद द कार्बन चेन एंड डिसाइड इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज आर फंक्शनल ग्रुप। ठीक, जैसे कि OH का एग्जांपल ये है, OH अगर ROH के साथ लगा दिया है तो विल डिसाइड, तो जो OH है वो डिसाइड करेगा कि R की जो प्रॉपर्टीज क्या होंगी। ठीक, क्लियर है। हमारे एनसीईआरटी में कुछ फंक्शनल ग्रुप गिवन है, जैसे कि ये जी क्लोरीन आ गया, ये ब्रोमीन आ गया, तो ये क्या है, हेलोजन। हेलोजन मतलब कि कौन सी फैमिली, ग्रुप 17। ग्रुप 17 एलिमेंट है, किसके अंदर आते हैं, P ब्लॉक के अंदर आएंगे। ठीक, तो P ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 17 क्या कहते हैं इनको, हेलोजन फैमिली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलोजन फैमिली। जब भी कहीं लग जाते हैं तो ये लगाते हैं क्लोरो। जैसे क्लोरीन है तो नाम लगेगा क्लोरो, ब्रोमीन है तो नाम लगेगा ब्रोमो, ठीक है, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, आयोडीन है तो आयोडो, इस टाइप के नाम लगेंगे। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, हेलोजन हो गया। तो क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, इस टाइप के लगेंगे। ठीक, इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो Cl, Br, आयोडीन, फ्लोरीन, इस टाइप का होगा। ठीक, नेक्स्ट है ऑक्सीजन। अब जहां पे भी ऑक्सीजन लगा हो, जैसे कि अल्कोहल में OH, ठीक, एल्डिहाइड होता है C डबल बॉन्ड OH, कीटोन हो गया C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे आपको कोई भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लग सकते हैं, जैसे कि R मान लो, कोई भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक, और लास्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज C डबल बॉन्ड O एंड OH, जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है इन सभी में। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक, नेक्स्ट इज होमोलोगस सीरीज। जब बात होमोलोगस सीरीज की करते हैं तो क्या है, जैसे कि एल्केन है, एल्केन को एक एल्केन को जोड़ा लिया आपने, जैसे कि CH4 को ले लिया मैंने, CH4। ठीक है, CH4 में CH2 और ऐड कर दूं, प्लस CH2 कर दूं, तो क्या हो गया, C2H6 हो गया। जो C2H6 होता है तो किसका फॉर्मूला हो गया, इथेन का फॉर्मूला हो गया। किसका हो गया, इथेन का। अगर मैं C2H6 में फिर CH2 जोड़ दूं तो क्या हो गया, C3H8 हो गया। ठीक है, इसका मतलब CH2 का डिफरेंस आ रहा है। ऐसी जो सीरीज जिसमें किसका डिफरेंस आए, CH2 का डिफरेंस आए। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज। जैसे कि मैंने अभी एल्केन का एग्जांपल दिया है। ठीक है, सेम केस एल्कीन के भी हो सकता है, जैसे कि C2H4 होता है एल्कीन, CH2 ऐड कर दो तो क्या हो गया, प्लस CH2 ऐड कर दो तो क्या हो गया, C3H6 हो गया। ठीक है, इसमें अगर आप CH2 ऐड कर दो तो क्या हो गया, C4H8 हो गया। तो ऐसी जो सीरीज बनती जा रही है ये होती है हमारी बेसिकली होमोलोगस सीरीज। ठीक है, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, लेकिन के फंक्शनल ग्रुप सेम है। देखो ये इथेन है और ये वाला मीथेन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो लास्ट में क्या आ रहा है, एन आ रहा है, प्रोपीन, इथीन, प्रोपीन, तो ईन आ रहा है। लास्ट में क्या, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। ठीक है, तो ये क्या है कि इनके जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज में ये जरूरी है कि इनके फंक्शनल ग्रुप डिफर ना हो, फंक्शनल ग्रुप क्या हो, सेम ही रहे। तो सेम फंक्शनल ग्रुप्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। सक्सेसिव मेंबर्स डिफर्ड बाय CH2, जैसे कि इथेन है और पेंटेन हो गया, इनके बीच में किसका डिफरेंस आएगा, CH2 का डिफरेंस आएगा। ठीक है,
डिफर बाय CH2 और 14 मास यूनिट आर नोन एज होमोलोगस। 14 मास यूनिट क्यों बोला है? क्योंकि कार्बन का जो मास होता है वो कितना होता है? 14 होता है। होमोलोगस ऑफ एल्केन एल्कीन्स, और ये रहे, अच्छे समझा दिया आपको ये भी। नेक्स्ट इज कैरेक्टर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। जब कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो देख लेते हैं द सक्सेसिव मेंबर्स इन होमोलोगस सीरीज डिफर बाय CH2। बता दिया सबके बीच में कितने का डिफरेंस होगा? CH2 का डिफरेंस होगा या फिर 14 मास यूनिट का डिफरेंस होगा। ठीक। नेक्स्ट इज मेंबर्स ऑफ द गिवन होमोलोगस सीरीज हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप। ये भी मैंने बताया, इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। ठीक है, अगर एल्केन है तो सारे एल्केन के ही रहेंगे, अगर एल्कीन है तो सारे एल्कीन के ही रहेंगे, अगर एल्काइन है तो सारे किसके रहेंगे? एल्काइन के ही रहेंगे। ठीक है, ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शोज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये कैसी प्रॉपर्टीज सेम करेंगे? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज को भी शो करेंगे। ठीक, वहीं पे हमारा ये चैप्टर जो है पूरा खत्म होता है। आई होप आपको पूरे सारे पॉइंट्स जो है वो सारे अच्छे से समझ में आ गए हों। अगर चीजें समझ में आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद।